नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही हम ऑनलाइन आकर के आप लोगों को जीएस के कंटेंट देना शुरू करेंगे। तो इस दिशा में चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में पहली कक्षा में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से भी कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। हमने लिख रखा है, उम्मीद करते हैं आपको साफ दिख रहा होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। अगर हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करें पृथ्वी की उत्पत्ति की, तो भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी के विकास को 5 बड़े महाकल्पों में विभाजित किया, जिसको महाकल्प के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। सबसे बड़े काल को हम जानते हैं महाकल्प के नाम से, इसको हम कहते हैं महाकल्प। प्रत्येक महाकल्प के भीतर कुछ युग रहे हैं, तो महाकल्प के भीतर युग आए, इसको आप कह सकते हैं युग। महाकल्प के अंदर युग आए और प्रत्येक युग के भीतर कल्प या शक आए। कल्प या शक, इसको आप शक कह सकते हैं। इस तरीके से महाकल्प को आप कई भागों में बांट सकते हैं। महाकल्प को आप युगों में विभाजित कर सकते हैं और युग को आप कल्प या शक में विभाजित कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो भूगोलवेत्ताओं ने महाकल्पों की संख्या 5 बताई, युगों की संख्या 4 बताई और कल्प या शकों की संख्या 18 बताई। अब अगर इस पर हम चर्चा करें, कल्प और शक कौन कौन से आए, कौन से 18 शक आए, कौन से कल्प आए, कौन से 4 युग आए, कौन से महाकल्प हैं, तो इन पर हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक महाकल्प को लेकर के थोड़ा सा देखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति रेडियो डेटिंग के माध्यम से 4.6 अरब वर्ष मानी गई, और इस 4.6 अरब वर्ष के विकास को हम पढ़ते हैं तो महाकल्प, युग और शकों के माध्यम से। महाकल्प 5, युगों की संख्या 4 और कल्पों की संख्या या शकों की संख्या 18 मानी गई है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे महाकल्प कौन कौन से हैं और कौन कौन से हमारे युग हैं, तो इनकी अगर हम चर्चा करेंगे एक एक शक, एक एक कल्प को लेकर के, तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें महाकल्प की, महाकल्प। दूसरा अगर हम बात करें युगों की, युग। और तीसरा हम बात करें कल्प की। कल्प या हम शक भी कह सकते हैं, कल्प या शक भी कह सकते हैं। देखिए महाकल्प की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो महाकल्प था वो था प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक। इस प्री पैलियोजोइक कल्प के अंतर्गत, महाकल्प के अंतर्गत कोई भी युग नहीं था, कोई युग नहीं। लेकिन इसके अंतर्गत 2 कल्प या 2 शक जरूर रखे गए। वो 2 शक कौन से थे, कल्प कौन से थे? सबसे पहला था आर्कियन, आर्कियन, और दूसरा कल्प था प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं 5 महाकल्पों में पहला जो महाकल्प था वो प्री पैलियोजोइक था। इसके अंतर्गत कोई युग नहीं था। इसको 2 कल्प या शकों में विभाजित किया गया, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। अगर इन दोनों कल्पों की विशेषताओं की बात करें तो आर्कियन के अंतर्गत ये एक ऐसा युग है जो जीवन रहित युग है, यहाँ पर जीवन नहीं था। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर धरातल पर सबसे पहले नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें देखने को मिली। नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगर हम प्री पैलियोजोइक के अंतर्गत देखें तो कोई युग नहीं है। इसको 2 शकों में, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन में बांटा गया। आर्कियन जीवन रहित काल है,
इसमें सिर्फ धरातल पर नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें बनी। ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं और आपको पता होगा कि धरातल पर सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का जन्म हुआ और इसी कारण से हम आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान की संज्ञा भी देते हैं, प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें प्री कैम्ब्रियन काल की, तो प्री कैम्ब्रियन काल में धरातल पर सबसे पहले आरावली तथा धारवाड़ की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें विकसित हुई, चट्टानों का जन्म हुआ। तो प्री कैम्ब्रियन काल में अगर हम बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में आरावली तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। आप सबने पढ़ा होगा, पूछा जाता है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है या विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं। तो विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानों में आरावली तथा धारवाड़ की चट्टानें आती हैं। तो इस तरीके से प्री पेलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत कोई युग नहीं था। आर्कियन पहला कल्प था जिसमें जीवन रहित युग है, इसमें नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें बनी थी। दूसरे अगर कल्प की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन कल्प था, इसमें आरावली तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था। अगर दूसरे महाकल्प की हम बात करें तो दूसरा महाकल्प था पेलियोजोइक, पेलियोजोइक महाकल्प। इसके अंतर्गत जो युग था उसको हम प्राथमिक युग की संज्ञा देते हैं, प्राथमिक युग, इसको हम प्राथमिक युग के नाम से जानते हैं। और मुख्य रूप से इसको 6 कल्पों में डिवाइड किया गया। कितने कल्पों में? 6 कल्पों में डिवाइड किया गया। अपने साथ काफी विशेषता रखता है। इसमें सबसे पहला जो कल्प था वो था कैम्ब्रियन काल। कौन सा था? कैम्ब्रियन। दूसरा जो था कैम्ब्रियन के बाद में ओडोविशियन, ओडोविशियन, ओडोविशियन के बाद में सेल्यूरियन, सेल्यूरियन, सेल्यूरियन के बाद में डियोनियन, डियोनियन, डियोनियन के बाद में कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस के बाद में पर्मियन। तो इस तरीके से अगर हम देखें पेलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक युग आया। इस प्राथमिक युग के अंतर्गत हमने 6 कल्प देखे, एक कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब इनकी एक एक करके अगर हम विशेषता की बात करें तो कैम्ब्रियन काल में सबसे पहले विंध्यन पर्वत का विकास हुआ, विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत का जन्म हुआ। इसके साथ साथ समुद्री घास का विकास हुआ या समुद्री घास की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले समुद्रों में सूक्ष्म जीवों का विकास देखने को मिला, सूक्ष्म जीवों का विकास, सूक्ष्म जीवों का विकास ये देखने को मिला समुद्र में। समुद्र के नितल में जीवन सबसे पहले प्रारंभ हुआ। ऑक्सीजन लेवल समुद्र के गहराई से ऊपर वायुमंडल की ओर बढ़ा तो समुद्र के नितल में जब जल गर्म हुआ तो वहीं पर जीवन सबसे पहले उत्पत्ति हुई और सूक्ष्म जीवों के रूप में कैम्ब्रियन काल में हमको जीवों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। दूसरी अगर हम बात करें ओडोविशियन काल, ओडोविशियन काल की ज़्यादा विशेषता नहीं है। इस काल में समुद्री घास का विकास बड़े पैमाने पर हुआ जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ा और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय जो भाग था वो जलमग्न हो गया। इसमें देखने को मिलता है कि उत्तरी अमेरिका लगभग आधा जलमग्न हो गया था। तो ओडोविशियन काल की यही विशेषता है कि लगभग जो उत्तरी अमेरिका था वो जलमग्न हो गया या समुद्र जो है समुद्र स्थलों में प्रवेश कर गया, स्थलों में प्रवेश कर गया। ये इसकी विशेषता है ओडोविशियन काल की। आधा अमेरिका जलमग्न हो गया था। इसके साथ साथ बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति भी देखने को मिली, जीवों की उत्पत्ति। तो इस तरीके से हम देखें तो पेलियोजोइक प्राथमिक युग के अंतर्गत कैम्ब्रियन में विंध्यन पर्वत, समुद्री घास और सूक्ष्म जीवों का विकास देखने को मिला, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। ओडोविशियन काल में समुद्र स्थलों में प्रवेश कर गया, बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। ये हमारे ओडोविशियन काल की देन है। सिल्यूरियन कल्प की अगर हम बात करें तो सिल्यूरियन कल्प में सबसे पहले
मत्स्य का अस्तित्व आया, यानी मत्स्य का विकास हुआ, मछलियों का विकास देखने को मिला, बड़े पैमाने पर मछलियां देखने को मिली। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सिल्यूरियन काल में मछलियों का विकास तो हुआ, परंतु डियोनियन कल्प को हम मत्स्य युग की संज्ञा देते हैं। क्यों, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें, मत्स्य का विकास हुआ सिल्यूरियन काल में। इसके साथ साथ रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। रीढ़ वाले जीव, देखिए रीढ़ वाले जीवों की अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये ओडोविशियन काल में हो गया था, परंतु रीढ़ वाले जीवों के विकास की अगर बात करें, जीवों का विकास, तो ये सिल्यूरियन काल में हुआ, सिल्यूरियन कल्प में हुआ। इसके साथ साथ प्रवाल भित्ति जिसको हम कोरल भी बोलते हैं, प्रवाल भित्तियों का विकास देखने को मिला। प्रवाल भित्तियों का विकास देखने को मिला। ये सिल्यूरियन कल्प की विशेषता है कि मछली का विकास, रीढ़ वाले जीवों का विकास, प्रवाल भित्तियों का उदय हुआ। और इस सिल्यूरियन कल्प को हम एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो मत्स्य का विकास, रीढ़ वाले जीवों का विकास, प्रवाल भित्तियों का विकास, ये सिल्यूरियन कल्प की देन है। अगर हम डियोनियन कल्प की बात करें तो डियोनियन कल्प में शार्क मछली बड़े पैमाने पर देखने को मिली। समुद्रों में शार्क मछली बड़े पैमाने पर विकसित हुई, और शार्क मछली चूंकि एक बहुत बड़ी मछली है, इसलिए इस डियोनियन कल्प को हम मत्स्य युग के नाम से जानते हैं, फिश एज के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो डियोनियन कल्प की विशेषता है कि इसको हम मत्स्य युग के नाम से जानते हैं, इसको हम मत्स्य युग की संज्ञा दे सकते हैं। मत्स्य युग क्यों कहते हैं, क्योंकि शार्क मछली अस्तित्व में आई, तो इसलिए इसको मत्स्य युग भी कहते हैं। साथ साथ डियोनियन कल्प की एक विशेषता है उभयचरों की उत्पत्ति। उभयचरों की उत्पत्ति, देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि उभयचरों की उत्पत्ति तो डियोनियन कल्प में हो जाती है, परंतु उभयचरों का जो विकास है ये हमको मेसोजोइक में देखने को मिलता है। जब हम पढ़ते हैं मेसोजोइक में, ट्रियासिक में, वहाँ पर बड़े पैमाने पर हमको उभयचर देखने को मिलते हैं। लेकिन उभयचरों का युग कार्बोनिफेरस काल को माना गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं डियोनियन कल्प मत्स्य युग है, शार्क मछली अस्तित्व में आई, उभयचरों की उत्पत्ति, तो उभयचरों की उत्पत्ति हुई डियोनियन कल्प में, परंतु उनका युग जो उभयचरों का युग कहा गया वो कार्बोनिफेरस काल को कहा गया। डियोनियन कल्प की और एक विशेषता है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हुआ करते थे, पेड़ पौधे, इनकी ऊंचाई 40 फीट हुआ करती थी, 40 फुट ऊंचे हुआ करते थे। ये पेड़ जो थे वो साल्क के होते थे, साल्क वृक्ष, इनको हम साल्क वृक्ष की संज्ञा देते थे, 40 फुट ऊंचे हुआ करते थे। यही पेड़ आगे चल करके कार्बोनिफेरस काल में 100 फुट ऊंचे हो गए, यानी पेड़ पौधों की ऊंचाई 100 फुट हो गई। और फिर यही कार्बोनिफेरस काल के जो साल्क वृक्ष थे धरातल में दबे, धरातल में दबने के बाद यही कार्बन कोयले के रूप में परिवर्तित हुए, पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हुए। और इसीलिए आप सब जानते हैं कि कार्बोनिफेरस प्रकार का एक कोयला भी जाना जाता है। इसके अलावा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, इस टाइप के अनेक प्रकार की कोयले की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो धरातल के नीचे जो कोयला खदान से हमको प्राप्त होता है वो कार्बोनिफेरस काल के देन है। यहाँ पर 100 फुट ऊंचे साल्क वृक्ष हुआ करते थे, ये धरातल के नीचे दब गए। ये कार्बोनिफेरस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दूसरी विशेषता में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको हम उभयचरों का युग भी कहते हैं, उभयचरों का युग। उभयचरों की उत्पत्ति तो डियोनियन काल में हुई थी, परंतु उभयचरों का युग हम कहते हैं कार्बोनिफेरस काल को। पेड़ पौधों की ऊंचाई, कार्बन या कोयले के बारे में जो भी जानकारी कि जो धरातल के नीचे से कोयला प्राप्त होता है वो कार्बोनिफेरस काल का, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में पर्मियन काल। पर्मियन काल की विशेषता ये है कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जेस पर्वत का निर्माण हुआ, पर्मियन काल की देन है। अगर आपसे पूछा जाए पर्वतों के निर्माण के क्रम में तो हम देखेंगे सबसे पहले प्री पेलियोजोइक में, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली और धारवाड़ पर्वत का निर्माण हुआ था। कैम्ब्रियन काल में विंध्यन पर्वत का विकास हुआ, विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। और पर्मियन काल में देखें तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट व वास्जेस पर्वत, एक पर्वत है वास्जेस पर्वत, इनकी चट्टानों का विकास हुआ, इनकी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो फिर से हम देखें पेलियोजोइक को, पेलियोजोइक के अंतर्गत इसको हम प्राथमिक युग के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके
6 मुख्य रूप से कल्प हैं। कैम्ब्रियन है, ओडोविसियन है, सिल्यूरियन है, डियोनियन है, कार्बोनीफेरस है, पर्मियन है। कैम्ब्रियन काल में विंध्यन पर्वत, समुद्री घास और सूक्ष्म जीवों का विकास देखने को मिला। ओडोविसियन काल में समुद्र स्थलों में प्रवेश कर गया, बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति देखने को मिली। सिल्यूरियन काल में मछली का विकास हुआ, रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ, प्रवाल भित्तियों का विकास देखने को मिला। डियोनियन कल्प में सार्क मछली के आ जाने से मत्स्य युग की संज्ञा दी गई इसको। इसके साथ साथ उभयचरों की उत्पत्ति हुई। कार्बोनीफेरस काल को उभयचरों का युग कहा गया, यहाँ पर उभयचरों का विकास तेजी से हुआ। पर्मियन काल में जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट व वासजिस पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये विशेषता थी पेलियोजोइक की, ये इतनी विशेषता आपको ध्यान रखनी पेलियोजोइक की। अब इसके बाद अगर हम बात करें महाकल्प में, तो अगला आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक। इस मेसोजोइक की विशेषता क्या है? मेसोजोइक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला था ट्रियासिक, ट्रियासिक, या इसको हम द्वितीयक युग की भी संज्ञा दे सकते हैं, इसको हम द्वितीयक युग भी कह सकते हैं। द्वितीयक युग, द्वितीयक युग, मेसोजोइक महाकल्प। पहला कल्प आया ट्रियासिक, दूसरा आया जुरैसिक, जुरैसिक, और तीसरा कल्प आया क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस महाकल्प। तो देखें मेसोजोइक के अंतर्गत द्वितीयक युग आया, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, ये 3 कल्प आए। अब इनमें अगर हम बात करें ट्रियासिक में, तो ट्रियासिक में यहाँ पर एज ऑफ रेप्टाइल्स भी इसको संज्ञा दी जाती है। केकड़ा की उत्पत्ति, केकड़ा की उत्पत्ति के साथ साथ गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास ये देखने को मिलता है ट्रियासिक काल में। केकड़ा की उत्पत्ति अगर हम देखें तो ये ट्रियासिक काल में है। एक चीज़ और ध्यान देना ये है, उभयचरों की उत्पत्ति तो डियोनियन काल में हुई, उभयचरों का युग कार्बोनीफेरस कहा गया। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर उभयचरों के विकास की बात करें, धरातल पर उभयचरों की बात करें, तो ट्रियासिक काल में देखने को मिला। केकड़ा की उत्पत्ति देखने को मिली और गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। तो एक विशेषता इसकी जरूर ध्यान रखना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत की प्राचीन चट्टानों में मानी जाती हैं। छोटा नागपुर का पठार, जहाँ से बहुत सारे खनिज हमको प्राप्त होते हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास, क्रम की चट्टानों का विकास जो हमको देखने को मिला वो ट्रियासिक काल में देखने को मिला। जुरैसिक काल की अगर हम बात करें तो जुरैसिक काल के बारे में सबको पता है। जुरैसिक काल डायनासोरों का युग है, डायनासोर का काल है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर धरातल पर विशालकाय जीव, जिनको हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, उनका विकास हुआ। इनके विकास से अन्य छोटे जीवों को विकसित होने का मौका नहीं मिला। इस समय मानव महज 2.5 किलो वजनी हुआ करता था और डायनासोर के अंडों को चोरी करके उसकी अंडों से अपनी भूख मिटाया करता था, उसकी जर्दी से अपना भूख मिटाया करता था। तो इस तरीके से जुरैसिक काल पूरा का पूरा एक डायनासोर युग है, डायनासोर का काल है। तो जुरैसिक काल की विशेषता आपको याद रखना है, डायनासोर, डायनासोर की उत्पत्ति और उसका विलुप्त होना, ये जुरैसिक काल की देन है। डायनासोर की उत्पत्ति, डायनासोर की उत्पत्ति, डायनासोर की उत्पत्ति, डायनासोर की उत्पत्ति के साथ साथ अगर हम देखें तो कंगारू, स्तनधारियों में अगर बात करें तो कंगारू का अस्तित्व देखने को मिला, कंगारू अस्तित्व में आया। साथ साथ आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस जीवों का या आर्कियोप्टेरिस जंतु देखने को मिले। ये जुरैसिक काल के देन है। जुरैसिक काल की 3 विशेषताएं, डायनासोर की उत्पत्ति, कंगारू अस्तित्व में आया, साथ में आर्कियोप्टेरिस जो जंतु थे इनको देखने को मिला। आर्कियोप्टेरिस जंतु एक ऐसे जंतु हैं जो स्थल पर और आवश्यकता पड़ने पर वायु में भी गमन कर लेते हैं, वायु में भी उड़ जाते हैं। एक बड़ा पक्षी वर्ग इसी के अंतर्गत आता है, आर्कियोप्टेरिस आता है, जो स्थल पर भी रहते हैं और हवा में भी गमन कर लेते हैं। तो जुरैसिक काल की 3 विशेषताएं, डायनासोर की उत्पत्ति, कंगारू का जन्म और आर्कियोप्टेरिस अस्तित्व में आए, ये जुरैसिक काल की देन है। अगर हम बात करें क्रेटेशियस काल की, तो क्रेटेशियस काल में महत्वपूर्ण विशेषता ये है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत इस समय, भारत की एक महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला है, बुल्ढाना जिले में एक क्रेटर फटा था, जिस क्रेटर से एक झील का निर्माण हुआ। उस झील को हम लोनार झील की संज्ञा देते हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार इसी समय देखने को मिलता है। काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उत्तरदायी मानी जाती है।
इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरोनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये विशेषता हमारी क्रेटेशियस काल की है। क्रेटेशियस काल में ही एक पृथ्वी से उल्का पिंड भी टकराया। उस उल्का पिंड टकराने की वजह से धरातल पर कुछ परिवर्तन भी हुए। उन परिवर्तनों के अगर क्रम की बात करें तो हम दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। यानी क्रेटेशियस काल में उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो आप कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका में रॉकी व दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, एंडीज पर्वत। तो इस तरीके से विश्व की जो लंबी श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका निर्माण हमारे क्रेटेशियस काल में देखने को मिलता है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी व दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत। इसके साथ साथ भारत के महाराष्ट्र प्रांत के बुल्ढाना जिला है, बुल्ढाना, जहाँ पर क्रेटर से एक झील का निर्माण हुआ जिसको हम लोनार झील के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी जाती है। क्रेटर निर्मित झील जिसका अस्तित्व महाराष्ट्र में है, या महाराष्ट्र की क्रेटर निर्मित झील जो लोनार में है, वो किस काल की है? तो वो क्रेटेशियस काल की देन है। ध्यान रखिएगा क्रेटेशियस काल की विशेषताएं। उत्तरी अमेरिका में रॉकी व दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत। भारत के महाराष्ट्र प्रांत के बुल्ढाना जिले में एक लोनार झील का निर्माण हुआ जो कि क्रेटर से बनने वाली झील है। तो इस तरीके से हमने देखा मेसोजोइक द्वितीयक युग के अंतर्गत ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस ये कल्प आए और इनकी विशेषताएं प्रमुख रहीं। एक बार फिर से हम अगर देखें, प्री पेलियोजोइक कोई युग नहीं था, आर्कियन जीवन रहित कल्प था जिसमें नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें बनी। दूसरा कल्प था प्री कैम्ब्रियन में आरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म हुआ। अगर पेलियोजोइक के अंतर्गत देखें तो प्राथमिक युग आया। इस प्राथमिक युग को 6 मुख्य रूप से कल्पों में डिवाइड किया गया: कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अगर हम बात करें कैम्ब्रियन में विंध्यन पर्वत, समुद्री घास और सूक्ष्मजीवों का उत्पत्ति देखने को मिली। ओडोविसियन काल में देखें तो समुद्रों का जो जल स्तर था वो बढ़ा, स्थलों में समुद्र प्रवेश कर गए, बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति देखने को मिली। सिल्यूरियन कल्प की अगर बात करें तो मत्स्य का विकास हुआ, रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ, प्रवाल भित्ति का विकास देखने को मिला सिल्यूरियन को। डियोनियन कल्प में सार्क मछली अस्तित्व में आई जिसके कारण हम इसको मत्स्य युग की संज्ञा देते हैं। उभयचरों की उत्पत्ति हुई। कार्बोनिफेरस काल में उभयचरों का युग कहा गया और इस काल में जो 100 फुट ऊंचे साल्क वृक्ष होते थे धरातल के नीचे दब करके कार्बन में परिवर्तित हुए, कोयले में परिवर्तित हुए। अगर हम पर्मियन की बात करें, पर्मियन में जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वाजिस पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरीके से अगर हम देखें द्वितीयक युग में मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। तो ट्रियासिक के अंतर्गत गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी और इस काल को एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जाना गया। जुरासिक काल की अगर हम बात करें तो इसकी 3 विशेषताएं हैं: डायनासोर की उत्पत्ति और उसका विकास, कंगारुओं की उत्पत्ति और उनका विकास, और आर्कियोप्टेरिस अस्तित्व में देखने को मिले। क्रेटेशियस काल में देखें तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी व दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण देखने को मिला। भारत के महाराष्ट्र प्रांत में बुल्ढाना जो जिला है वहाँ पर एक क्रेटर फटा जिससे एक लोनार झील अस्तित्व में आई और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिला। तो ये विशेषताएं थी हमारी महाकल्प में प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक और मेसोजोइक के अंतर्गत। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत हम देखें तो सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 कल्प आते हैं जिसमें पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन आते हैं, जिसमें क्रमशः हिमालय की चट्टानों का विकास देखने को मिला। अगर हम पेलियोसीन की बात करें तो स्तनधारियों का एक समूह इस समय अस्तित्व देखने को मिला जिनको हम प्राइमेट्स कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज 1924 में डॉक्टर प्राइमरोज ने की थी, इसीलिए इन वर्ग को हम प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं प्राइमेट्स पर और पेलियोसीन, इयोसीन पर। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो महाकल्प है वह है सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत जो युग आया उसको हम तृतीयक युग कहते हैं। तृतीयक युग या इसको हम टर्सरी युग कहते हैं। टर्सरी युग, इसको हम टर्सरी युग की संज्ञा देते हैं। तृतीयक को हम टर्सरी भी कहते हैं। तो सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत जो युग आया तृतीयक या इसको हम टर्सरी युग कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 कल्प आए मुख्य रूप से। पहला कल्प आया पेलियोसीन, दूसरा आया ओलिगोसीन,
माफ करिएगा, दूसरा आया इओसीन, इओसीन, तीसरा आया ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, और अंतिम आया प्लायोसीन, प्लायोसीन। अगर हम बात करें पेलियोसीन कल्प की, तो पेलियोसीन कल्प के अंतर्गत सबसे पहले धरातल पर हमको प्राइमेट्स देखने को मिले। अब प्राइमेट्स क्या है हम बात करें तो चूंकि प्राइमेट्स की जो खोज थी वो जो खोज है ये डॉक्टर प्राइमरोज ने की। डॉक्टर प्राइमरोज ने प्राइमेट्स की खोज की। प्राइमरोज के नाम से इनका नाम प्राइमेट्स पड़ा। इस प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं आपका वानर, इस वानर को आप कपि भी कह सकते हो, कपि। दूसरा जो आता है, पहला वानर, दूसरा आता है गोरिल्ला, तीसरा आता है चिंपांजी, चिंपांजी। तो वानर, गोरिल्ला, चिंपांजी और चौथा एक और लिख सकते हैं औरंगटन, औरंगटन। तो इस तरीके से ये जो स्तनधारियों का समूह है, क्या है, स्तनधारियों का समूह, और इस स्तनधारियों के समूह को की पहचान की डॉक्टर प्राइमरोज ने, और इसी वजह से इनके नाम से इसको प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्राइमेट्स स्तनधारियों का समूह है जिसके अंतर्गत कुछ समान जीवों को रखा गया है। वानर, कपि, गोरिल्ला, चिंपांजी, औरंगुटन, ये मुख्य रूप से बंदर ही हैं। इसी वानर में से ये जो कपि है, वानर है, इन स्तनधारियों से ही मनुष्य का विकास देखने को मिलता है। मनुष्य का विकास होता है जब हम बात करेंगे 80 लाख पूर्व जीवाश्म रामापिथेकस की, इसके बाद 10 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। तो ये मानव आदि पूर्वज जो है वानर या कपि के रूप में जंगलों में रहता था। तो कहीं ना कहीं आपके विषय में ये पूछा जा सकता है कि मानव का जो अस्तित्व आया वो बंदर की किस श्रेणी से या किस प्रजाति से मानव का विकास देखने को मिला, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव का आदि पूर्वज है उसका विकास किस जंतु से हुआ। तो वानर यानी जो कपि था, इसी से मानव का विकास निरंतर देखा गया। तो सबसे पहला जो मानव के विकास के क्रम में आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसको हम आदि पूर्वज कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो हैबिलिस आया, हिडलबर्ग आया, होमो इरेक्टस आया, निएंडरथल आया, क्रोमैग्नन आया, और फिर होमो सैपियंस आया। तो ये इन क्रम का जो विकास हुआ ये वानर से हुआ, यानी कपि से हुआ। स्तनधारियों के समूह से जो जीव है कपि, उसी से मानव का विकास हुआ, जिसकी खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने की थी। स्तनधारियों का एक समूह था जिसको हम प्राइमेट्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, प्राइमेट्स क्या है, स्तनधारियों का एक समूह है जिसकी खोज प्राइमरोज ने की थी, और इसी वजह से इसको प्राइमेट्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें सीनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग में, तो पेलियोसीन काल में स्तनधारियों को या स्तनधारियों का विकास देखने को मिला। स्तनधारियों का की उत्पत्ति कह सकते हैं, स्तनधारियों की उत्पत्ति। यद्यपि अगर हम देखें तो स्तनधारियों के रूप में कंगारू अस्तित्व में आ चुका था, जुरैसिक काल में कंगारू की उत्पत्ति हुई थी, परंतु मुख्य रूप से पेलियोसीन कल्प में स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई, जहां पर प्राइमेट्स खोजे गए, एक स्तनधारियों का समूह खोजा गया। अगर हम इओसीन कल्प की बात करें तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय, अब ये जो ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत हम अगर बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिंदुकुश, सुलेमान, कुनलुन, ऐसी जो पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं हिमालय के जो बाहरी छोर पर पाई जाती हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती। तो इओसीन कल्प में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ओलिगोसीन कल्प की अगर हम बात करें तो ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय की निर्माण हुआ, ग्रेट हिमालय की चट्टानों का निर्माण हुआ। ग्रेट हिमालय के अंतर्गत नंगा पर्वत से लेकर के अन्नपूर्णा, मकालू, धौलाधर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ऐसी जो पर्वत चोटियाँ आती हैं जो 8,000 पर्वत चोटियों के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी ऊंचाई, ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर या इससे अधिक है, इनको 8,000 पर्वत चोटियों के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इनका निर्माण ओलिगोसीन कल्प के अंतर्गत हुआ था। दूसरे की अगर हम बात करें मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, मध्य हिमालय। और प्लायोसीन अगर काल की बात करें तो प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और इसी प्लायोसीन काल में आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व के मानव का एक कंकाल प्राप्त किया गया, या आप ये कह सकते हैं आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानव का अस्तित्व, सबसे पहले मानव की उत्पत्ति सबसे पहले प्लायोसीन
कल्प के अंतर्गत हुई थी। आप ये कह सकते हो सीनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में, प्लायोसीन कल्प में लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। शिवालिक हिमालय का इसी क्रम में विकास हुआ प्लायोसीन कल्प में अगर देखा जाए तो। इस तरीके से हमने पढ़ा प्री पेलियोजोइक 2 कल्प थे, पेलियोजोइक 6 कल्प थे, इसके बाद में मेसोजोइक आया द्वितीयक युग, इसके अंतर्गत 3 थे, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। अगर हम महाकल्प की अगले बात करें सीनोजोइक, सीनोजोइक को हम टर्सरी युग के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 शक थे, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो इसमें पेलियोसीन के अंतर्गत स्तनधारियों की उत्पत्ति देखने को मिली, इयोसीन में ट्रांस हिमालय, ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय, मायोसीन में मध्य हिमालय और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय के साथ साथ 10 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई, मानव अस्तित्व में आया। ध्यान रखना है ये मानव जो है हमारा निएंडरथल मानव से पहले का मानव, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हिडलबर्ग या होमो हाइवलस श्रेणी के मानव थे, जिनको हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत। इसके बाद जो महाकल्प अस्तित्व में आया, महाकल्प देखने को मिला, वो आया नियोजोइक महाकल्प। कौन सा था? नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। और इसके अंतर्गत चतुर्थक युग था, चतुर्थक युग। और इस युग के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 ही कल्प थे, एक था प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन और दूसरा था होलोसीन, होलोसीन। इस तरीके से हम देखेंगे प्लीस्टोसीन, नियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत चतुर्थक युग आया जिसमें प्लीस्टोसीन था। यहाँ पर हिमालय से, शिवालिक हिमालय को तोड़ करके हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पर जमाव किया, जिससे प्लीस्टोसीन काल में उत्तर भारत में विशाल मैदान देखने को मिले। होलोसीन कल्प, ये आज का कल्प चल रहा है, आज के आधुनिक मानव के कल्प के बारे में बात की जा रही होलोसीन कल्प में। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन सा कल्प है तो आप कह सकते हैं होलोसीन कल्प है, जो कि चतुर्थक युग नियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के क्रम में कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, कैसे जीवों का विकास हुआ और कैसे पृथ्वी की सूर्य से अलग होने के बाद पृथ्वी ठंडी होकर के एक जीवित ग्रह के रूप में परिवर्तित हुई। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।